जब दो लोग बात करते हैं तो क्या सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है या एक दूसरी, एक अनकही बातचीत भी चल रही होती है? एक ऐसी जुबान जो बोली नहीं जाती पर शायद शब्दों से कहीं ज्यादा सच कहती है। बिल्कुल, ये शारीरिक भाषा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दुनिया है और आज हम इसी दुनिया के जासूस बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम सुराग ढूंढेंगे, पर उंगलियों के निशानों में नहीं, बल्कि लोगों के पैरों की दिशा, गर्दन को छूने के तरीके और उनकी दबी हुई मुस्कान में। और इन सुरागों को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड बुक है। ये पूर्व FBI स्पेशल एजेंट जो नवारो की किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग के कुछ हिस्से हैं। जी। नवारो ने अपनी 25 साल के करियर में जासूसों और अपराधियों से पूछताछ करने के लिए इन्हीं नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल किया है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारे शरीर हमारी भावनाओं के राज कैसे खोलते हैं, कौन से सिग्नल सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं और क्या हम वाकई में झूठ पकड़ सकते हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई को समझना होगा। लेखक इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। सोचिए, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है हमारा थिंकिंग ब्रेन, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। ओके। ये बहुत होशियार है, सोच समझकर बोलता है, प्लानिंग करता है और हाँ, झूठ भी कर सकता है। ये वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, एकदम पॉलिश्ड और कंट्रोल्ड। बिल्कुल। लेकिन फिर हमारा दूसरा, ज्यादा पुराना और ज्यादा ताकतवर हिस्सा, द लिम्बिक ब्रेन। ये हमारा ऑनेस्ट ब्रेन है। ये हमारी भावनाओं का सेंटर है। ये सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है रियल टाइम में, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे। जब हमें खतरा महसूस होता है, जब हम खुश होते हैं या जब हम तनाव में होते हैं, तो ये लिम्बिक सिस्टम ही है जो तुरंत शरीर को सिग्नल भेजता है और यही वो सिग्नल्स हैं जिन्हें छिपाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की दिमागी रस्साकशी है। हमारा थिंकिंग ब्रेन कहानी गढ़ रहा है। हाँ, पर हमारा ऑनेस्ट ब्रेन अपनी हरकतों से उस कहानी की पोल खोल रहा है। एग्जैक्टली। और यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आधार है। किताब में मिलेनियल बॉम्बर अहमद रीसम का एक जबरदस्त केस है। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। जब वो कनाडा से यूएस में एक्सप्लोजिव्स लेकर एंटर कर रहा था, तो कस्टम ऑफिसर ने उससे कुछ रूटीन सवाल पूछे। रीसम का नियोकॉर्टेक्स यानी उसका थिंकिंग ब्रेन बहुत शांत और नॉर्मल जवाब दे रहा था, लेकिन उसका लिम्बिक ब्रेन खतरे को भांप चुका था। तो उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया। हाँ, ऑफिसर ने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहा था, उसकी सांसें तेज थी और वो अपनी गर्दन को बार बार छू रहा था। अच्छा। ये सब लिम्बिक ब्रेन के स्ट्रेस सिग्नल्स थे। उसके शब्द झूठ बोल रहे थे, पर उसका शरीर सच चिल्ला रहा था। और इन्हीं नॉन वर्बल क्यूज की वजह से ऑफिसर को शक हुआ, गाड़ी की तलाशी हुई और एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। वाह। ये दिखाता है कि हमारा ऑनेस्ट ब्रेन कितना पावरफुल है। ये तो कमाल है। तो ये जो ऑनेस्ट ब्रेन है, इसका खतरे से निपटने का कोई तय तरीका होता होगा। हमने हमेशा फाइट और फ्लाइट के बारे में सुना है, लड़ो या भागो, पर किताब कहती है कि ये सीक्वेंस अधूरा है। हाँ, और ये इस किताब के सबसे फैसिनेटिंग इनसाइट्स में से एक है। असल में हमारे लिम्बिक ब्रेन का सर्वाइवल प्लेबुक 3 चरणों का है और उसका क्रम है फ्रीज, फ्लाइट एंड देन फाइट। फ्रीज, जम जाना, ये पहला रिएक्शन क्यों है? लड़ना या भागना ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता? देखिए, एवोल्यूशनरी नजरिए से सोचिए। लाखों साल पहले जंगल में अगर अचानक सामने कोई शेर आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हिलना डुलना या शोर मचाना शिकारी का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजी है एकदम स्थिर पत्थर बन जाना। सही बात है। हो सकता है शिकारी आपको देखे ही नहीं और आगे बढ़ जाए। मूवमेंट अट्रैक्ट्स अटेंशन, स्टिलनेस ऑफर्स कैमोफ्लेज। यह बात तो सही है। किताब में लेखक ने अपने परिवार का एक उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, वो बताते हैं कि एक रात उनका परिवार डिनर कर रहा था और अचानक देर रात दरवाजे की घंटी बजी। उस अनचाही आवाज से उनका पूरा परिवार खाते खाते एकदम फ्रीज हो गया। सच में? किसी के हाथ में चम्मच हवा में ही रुक गया, कोई निवाला मुंह तक ले जाते जाते रुक गया। ये एक इंस्टिंक्टिव कम्युनल सर्वाइवल रिस्पॉन्स था जो आज भी हमारे अंदर वायर्ड है। और आज की दुनिया में एक ऑफिस मीटिंग में या किसी कॉन्वर्सेशन में ये फ्रीज रिस्पॉन्स कैसे दिखता है? ये बहुत सटल तरीके से दिखता है। अब मान लीजिए आप किसी से बात कर रही हैं और आप एक मुश्किल या असहज सवाल पूछती हैं। आप देखेंगे कि वो इंसान एक पल के लिए अपनी सांस रोक लेता है। अच्छा। या अगर वो कोई जेस्चर कर रहा था तो उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। ये एक माइक्रो फ्रीज है।
ये सिग्नल है कि उनके लिम्बिक ब्रेन ने उस सवाल को एक संभावित खतरे के तौर पर रजिस्टर किया है। ओके, तो अगर फ्रीज करने से खतरा टलता नहीं है तो दिमाग का अगला दाव क्या होता है? वो भागने का सिग्नल देता है क्या? बिल्कुल, अगर स्थिर रहने से काम ना चले तो दूसरी इंस्टिंक्ट है खतरे से दूरी बनाना, यानी फ्लाइट। अब जाहिर है आज हम किसी मुश्किल कॉन्वर्सेशन से उठकर भाग तो नहीं जाते, वो तो ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन हमारा शरीर डिस्टेंसिंग बिहेवियर्स के जरिए भागने की कोशिश करता है। डिस्टेंसिंग बिहेवियर्स जैसे कि कोई इंसान आपसे बात करते करते हल्का सा पीछे की तरफ झुक जाए, या अपनी कुर्सी को थोड़ा सा पीछे खिसका ले, या फिर वो आपसे आंखें चुराने लगे। ये सब सबकॉन्शियस तरीके हैं उस असहज सिचुएशन से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाने के। लेकिन ये तो बहुत आम हरकतें हैं। हो सकता है कोई सिर्फ अपनी पोजीशन बदल रहा हो। हम सिग्नल को नॉइज से कैसे अलग करें? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कॉन्टेक्स्ट और क्लस्टर्स में। एक अकेला सिग्नल कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप देखती हैं कि जैसे ही आपने एक खास टॉपिक छेड़ा, सामने वाला पीछे भी झुका, उसने अपने हाथ भी सीने पर बांध लिए और उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़ गए। ये एक क्लस्टर ऑफ डिस्टेंसिंग बिहेवियर्स हैं। अच्छा, सब एक साथ। हाँ, और ये एक मजबूत संकेत है कि वो उस टॉपिक से भागना चाहता है। किताब में कोर्ट ज्यूरर्स का उदाहरण दिया गया है कि कैसे जिस गवाह पर उन्हें यकीन नहीं होता, उनके पैर अनकॉन्शियसली कोर्ट रूम के एग्जिट की तरफ मोड़ जाते हैं। उनका दिमाग कह रहा है मुझे यहां से बाहर निकालो। और फाइट, लड़ना, हाँ, वो कब आता है? फाइट हमेशा आखिरी विकल्प होता है, जब फ्रीज करना भी काम ना आए और भागना भी मुमकिन ना हो, तब लिम्बिक ब्रेन लड़ने का सिग्नल देता है। अच्छा, ये वर्बल भी हो सकता है, जैसे बहस करना, चिल्लाना, या फिजिकल भी, पर ज्यादातर सोशल इंटरेक्शंस में हम फ्रीज और फ्लाइट के सिग्नल्स ही देखते हैं। तो ये फ्रीज और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे अंदर एक तरह का तनाव पैदा करते होंगे। इस तनाव को कम करने के लिए भी तो हमारा शरीर कुछ करता होगा। किताब में पैसिफाइंग बिहेवियर्स का जिक्र है। बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। पैसिफाइंग बिहेवियर्स हमारे शरीर के अपने सबकॉन्शियस स्ट्रेस बॉल्स की तरह हैं। हल्की सी हंसती है। जब हमारा लिम्बिक ब्रेन तनाव या घबराहट महसूस करता है, तो वो इस नर्वस एनर्जी को रिलीज करने के तरीके ढूंढता है, और वो हमें कुछ खास हरकतें करने पर मजबूर करता है जो हमें शांत महसूस कराती हैं। सुनने में दिलचस्प है। कुछ आम उदाहरण क्या हैं इनके? सबसे आम है गर्दन को छूना। महिलाएं अक्सर तनाव में अपने गले के गड्ढे, जिसे सुप्रास्टर्नल नॉच करते हैं, उसे हल्के से छूती या ढकती हैं। हाँ, ये देखा है मैंने। ये बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। इसे छूना एक तरह से खुद को सुरक्षित महसूस कराने जैसा है। पुरुष अक्सर अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाते हैं या अपनी टाई की नॉट को बार बार ठीक करते हैं। ये हरकतें असल में हमारी हार्ट रेट को धीमा करने और खुद को शांत करने का एक जैविक तरीका है। ये तो मैंने खुद को और दूसरों को हजारों बार करते देखा है, खासकर किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन से पहले। एक और बहुत आम पैसिफायर है लेग क्लेंजिंग। लेग क्लेंजिंग, बैठे हुए अपने हाथों को अपनी जांघों पर ऊपर से नीचे रगड़ना, जैसे आप उन पर लगी धूल साफ कर रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये तनाव को लिटरली शरीर से बाहर पहुंचने जैसा है। और एक बहुत ही भरोसेमंद सिग्नल है लिप कंप्रेशन। जब कोई तनाव में होता है तो उसके होंठ दबकर पतले हो जाते हैं या जैसे अंदर की तरफ गायब हो जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, इसका मतलब जब हम दशकों से चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं तो हम शायद गलत जगह देख रहे थे। किताब कहती है कि शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा चेहरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, और ये शायद सबसे बड़ा मिथ है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। हम बचपन से सीखते हैं कि कैसे सोशल सिचुएशंस में ब्रेव फेस बनाना है, अपनी असली भावनाओं को चेहरे पर आने से रोकना है। सही बात है। हमारा नियोकॉर्टेक्स हमारे फेशियल मसल्स पर काफी हद तक कंट्रोल रखता है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम कंट्रोल करना कभी सीख ही नहीं पाए, और वो हैं हमारे पैर और टांगे। पैर? ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे भी एवोल्यूशन है। हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी क्या था? भागना। पैरों ने हमें शिकारियों से बचाया। अच्छा, इसलिए हमारा लिम्बिक ब्रेन आज भी पैरों को प्रायोरिटी देता है। हमारे चेहरे का कंट्रोल सोचने वाले नियोकॉर्टेक्स के पास है, पर पैरों का कंट्रोल काफी हद तक ऑनेस्ट लिम्बिक ब्रेन के पास है। तो मतलब पैर सच उगल देते हैं? एक तरह से हाँ। इसलिए जब जुबान और चेहरा झूठ बोल सकते हैं, पैर अक्सर सच बता देते हैं। तो फिर हमारे पैर क्या क्या बताते हैं? बहुत कुछ, जैसे हैप्पी फीट। जब हम सच में खुश या उत्साहित होते हैं तो हमारे पैर गुरुत्वाकर्षण को डिफाई करते हैं। वो हवा में उठते हैं, थिरकते हैं, बाउंस करते हैं। बच्चों में ये बहुत साफ दिखता है, पर बड़ों में भी होता है। ये जेन्युइन खुशी का एक बेहद भरोसेमंद सिग्नल है। और इसके विपरीत? इसके विपरीत है डायरेक्शनल फीट। हमारे पैर
उस दिशा की ओर इशारा करते हैं जहां हमारा दिमाग जाना चाहता है। अच्छा। मान लीजिए आप किसी से बात कर रही हैं, वो आपकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर उसके दोनों पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि वो उस बातचीत को खत्म करके वहां से जाना चाहता है। अरे वाह, उसका शरीर आपको पहले ही गुड बाय कह चुका है। ये तो रिश्तों और बिजनेस मीटिंग्स में बहुत काम की जानकारी हो सकती है। किताब में इसका कोई मजेदार उदाहरण है? हाँ, लेखक एक क्लाइंट मीटिंग का जिक्र करते हैं। वो क्लाइंट बहुत अच्छे से मुस्कुराकर बात कर रहा था, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, पर नवारो ने नोटिस किया कि उसके पैर दरवाजे की तरफ थे। उन्होंने बीच में ही पूछा, आपको कहीं जाना है क्या? क्लाइंट एकदम चौंक गया और बोला, हाँ, मुझे लंदन में एक बहुत जरूरी कॉल करनी है और मैं लेट हो रहा हूँ, पर मैं रूड नहीं होना चाहता था। तो उसके पैर सच बोल रहे थे? बिल्कुल, उसके शब्द पोलाइट थे, पर उसके पैर सच बोल रहे थे। So what does this all mean? Limbic brain, freeze flight, pacifying behaviors, पैरों के इशारे, इन सब को मिलाकर क्या हम एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर बन सकते हैं? This raises the most important question of all. और लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज को लेकर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। पर क्यों? हमारे पास इतने सारे क्लूज हैं, गर्दन छूना, होंठ दबाना, पैर हिलाना, ये सब झूठ के साइंस नहीं है? नहीं, ये झूठ के साइंस नहीं है। ये तनाव, घबराहट और डिस्कम्फर्ट के साइंस हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। सोचिए, कोई निर्दोष व्यक्ति अगर पुलिस की पूछताछ में बैठा हो तो क्या वो घबराएगा नहीं? क्या उसका दिल तेज नहीं धड़केगा? क्या वो अपनी गर्दन को नहीं छुएगा? हाँ, बिल्कुल छुएगा। बिल्कुल। डिसेप्शन और स्ट्रेस के शारीरिक लक्षण हूबहू एक जैसे होते हैं। कोई पिनोकियो इफेक्ट नहीं होता जहां झूठ बोलने पर नाक लंबी हो जाए। एक भी ऐसा सिग्नल नहीं है जो 100% साबित कर दे कि कोई झूठ बोल रहा है। तो फिर इन सब सिग्नल्स को पढ़ने का फायदा क्या है अगर हम झूठ ही नहीं पकड़ सकते? फायदा झूठ पकड़ना नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। इन सिग्नल्स को देखने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला झूठा है। इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल है। अच्छा। आपका काम ये पता लगाना है कि उस डिस्कम्फर्ट की वजह क्या है। ये नॉन वर्बल क्यूज असल में एम्पैथी और समझ के टूल्स हैं, इंटेरोगेशन के हथियार नहीं। ओके, तो हम झूठ नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट के सिग्नल्स ढूंढ रहे हैं। तो इन सिग्नल्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करने का क्या तरीका है? लेखक इसके लिए एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं। पहला, किसी व्यक्ति के नॉर्मल व्यवहार को पहचानना, जिसे बेसलाइन कहते हैं। बेसलाइन? वो आराम से बात करते हुए कैसे बैठता है, उसके हाथ कहाँ रहते हैं। जब आप ये जान जाते हैं तो आप उस बेसलाइन से होने वाले बदलावों को पकड़ सकते हैं। और अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हों तो शुरू में हल्के फुल्के नॉन थ्रेटनिंग सवाल पूछकर बेसलाइन एस्टैब्लिश करें, जैसे मौसम के बारे में या उनके सफर के बारे में। दूसरा, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के क्लस्टर्स देखें। एक अकेला सिग्नल जैसे हाथ बांधना कुछ नहीं कहता, हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, लेकिन अगर हाथ बांधने के साथ साथ वो होठ भी दबा रहा है और पीछे भी झुक रहा है तो ये डिस्कम्फर्ट का एक क्लस्टर है। ठीक है, बेसलाइन और क्लस्टर्स। तीसरा क्या है? तीसरा है सिंक्रोनी की कमी, यानी शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में तालमेल का न होना। अच्छा, तालमेल। जैसे कोई कहे, हाँ मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, लेकिन ये कहते हुए वो हल्का सा नाम में सिर हिलाए या आवाज में कोई उत्साह ना हो। इसे इनकंग्रुएंस कहते हैं और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और चौथा है एम्फेसिस की कमी। सच्चे लोग अपनी बात पर जोर देने के लिए हाथों का, चेहरे के एक्सप्रेशंस का, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हैं। छोटे लोग अक्सर कम एम्फैटिक होते हैं क्योंकि उनका लिम्बिक ब्रेन उस झूठ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों से मेल नहीं खाती। तो जब आप ये साइंस देखें तो कंक्लूजन पर ना कूदें, बल्कि और सवाल पूछें, उस टॉपिक पर और गहराई में जाएं और देखें कि क्या डिस्कम्फर्ट के सिग्नल्स बढ़ते हैं। तो असल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सबक झूठ पकड़ना है ही नहीं, बल्कि ये समझना है कि सामने वाला कब और क्यों असहज महसूस कर रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का सुपर पावर है। ये आपको बताता है कि किस टॉपिक पर और बात करने की जरूरत है, कहां पर सामने वाले को रीअश्योरेंस चाहिए या कब बातचीत की दिशा बदलने का समय आ गया है। तो आज की इस चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि हमारा लिम्बिक ब्रेन हमारी सच्ची भावनाओं का आईना है। हमारे पैर हमारे शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा है। एकदम सही। ये ज्ञान लोगों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर ढंग से समझने और उनसे बेहतर कनेक्ट करने के लिए। ये एम्पैथी का एक टूल है। शर्लॉक होम्स का एक मशहूर कोट है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व।
आप देखते हैं पर आप गौर नहीं करते। सही। ये ज्ञान हमें एक बेहतर ऑब्जर्वर बनाता है। अगली बार जब कोई किसी से बात करे तो सिर्फ शब्दों को न सुने, उनके पैरों की दिशा पर गौर करें। देखें कि मुश्किल सवाल पर क्या वो अपनी गर्दन छूते हैं। ये जानने के लिए नहीं कि वो क्या छिपा रहे हैं, बल्कि ये समझने के लिए कि वो असल में कैसा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो अनकही बातें भी सुनाई दे जाएं जो जुबान पर नहीं आ पाती।